हेलो, नमस्कार। आज हम पॉलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अमेंडमेंट्स करने जा रहे हैं। जो जितनी भी अमेंडमेंट्स मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा सारी की सारी इम्पोर्टेंट है और किसी ना किसी एग्ज़ाम में सभी पूछी गई हैं। ठीक है, इसीलिए आपने वीडियो को ध्यान से देखना है और सारी की सारी अमेंडमेंट्स को आपने याद करना है। हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर पॉलिटी एंड इकोनॉमी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको पूछा जाएगा 52nd अमेंडमेंट है जो वो किससे रिलेटेड है। आपने याद रखना है जो 52nd अमेंडमेंट है वो एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। एंटी डिफेक्शन लॉ कौन सा होता है? दल बदलू कानून। देखो, आपको एक बात और पता होनी चाहिए, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसका शेड्यूल कौन सा है? इसका शेड्यूल 10th शेड्यूल है, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद 61st अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? देखो, जो 61st अमेंडमेंट है ना, ये वोटिंग से रिलेटेड है। देखो, अभी आजकल तो जो बंदा 18 साल का हो जाता है वो वोट के लिए एलिजिबल है, मगर पहले कम से कम 21 साल एज चाहिए थी वोट डालने के लिए। तो मतलब ये 18 साल कब किया गया, कब चेंज किया गया? ये 61st अमेंडमेंट से चेंज किया गया। इससे क्या हो गया, वोटिंग एज जो 21 से कम कर कितनी कर दी? 18 कर दी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। उसके बाद आपको पूछेंगे जो 69th अमेंडमेंट है ये किससे रिलेटेड है? जो 69th अमेंडमेंट है आपने याद रखना है किससे रिलेटेड है? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली से रिलेटेड है, याद रखना। उसके बाद 73rd अमेंडमेंट, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 73rd अमेंडमेंट है वो पंचायत राज से रिलेटेड है। आगे इससे क्वेश्चन बन जाता है पंचायत राज का शेड्यूल कौन सा है? इसका शेड्यूल 11 है। देखो, आगे नेक्स्ट आ रहा है 74th अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? 74th अमेंडमेंट म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है। इसका शेड्यूल आपको पता होना चाहिए, म्यूनसिपैलिटी का शेड्यूल 12th शेड्यूल है। उसके बाद आ रही 91st अमेंडमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। देखो, 91st अमेंडमेंट में ऐसा लिखा गया है, जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है ना, यानी कि कैबिनेट होगी, नरेंद्र मोदी जी हो गए, या डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब ये जितनी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, इसके टोटल मेंबर कितने होंगे? जो इसके टोटल मेंबर होते हैं ना, वो 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। किसकी स्ट्रेंथ से? लोकसभा की स्ट्रेंथ से, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उसके बाद कह देंगे 101st अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? देखो, ये तो सभी को पता होगा, जो 101st अमेंडमेंट है ये जीएसटी से रिलेटेड है, याद रखना। उसके बाद पूछ लेंगे 103rd अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? जो 103rd अमेंडमेंट है, जो नया कोटा बना है ना ईडब्ल्यूएस का, उससे रिलेटेड है, याद रखना। देखो, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है 42nd अमेंडमेंट 1976। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। देखो, आज आपको पता चलेगा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसे क्यों कहते हैं। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए कहते हैं, देखो इसमें कितना कुछ ऐड किया गया है, इस अमेंडमेंट ने इतना कुछ ऐड कर दिया है, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहते हैं। याद करते हैं इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो 42nd अमेंडमेंट में आ रहे। देखो, जो प्रेम्बल है ना हमारा, प्रेम्बल में सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड ऐड किए थे किसने? 42nd अमेंडमेंट ने, याद रखना। उसके बाद जो फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ते हैं ना हम, पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं होती थी, तो किसने ऐड की है? ये 42nd अमेंडमेंट ने ऐड की है, याद रखना। कौन से पार्ट में? पार्ट 4 है, इंपॉर्टेंट है। कह देंगे फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट बताओ, फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट 4A है। देखो, जो हम डीपीएसपी पढ़ते हैं ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, उसमें भी इसने 4 आर्टिकल्स ऐड कर दिए, किसने? 42nd अमेंडमेंट ने। कौन कौन से? आर्टिकल 39 किसकी बात करता है? हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। उसके बाद 39A किसकी बात करता है? लीगल एड टू पुअर। 43A किसकी बात करता है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर। 48A किसकी बात करता है? प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। मतलब भी ये चारों के चारों आर्टिकल्स आपको याद करने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो, एक इसमें इंपॉर्टेंट काम ये हुआ था, आपने सुना होगा ना, एक 3 लिस्ट होती हैं, एक होती है सेंट्रल लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। ये लिस्ट में ना मैटर दिए होते हैं, यानी कि टॉपिक्स दिए होते हैं। मान के चलो, जो स्टेट लिस्ट में टॉपिक्स है उसके ऊपर सिर्फ स्टेट लॉ बनाएगी, जो सेंट्रल लिस्ट में टॉपिक्स में मैंशन है उसके ऊपर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट, जो कॉन्करेंट लिस्ट है ना, जो जितने भी इसमें टॉपिक्स मैंशन होते हैं उसके ऊपर स्टेट भी लॉ बना सकती है और सेंटर भी लॉ बना सकती है। तो मतलब इस अमेंडमेंट ने क्या किया, इस अमेंडमेंट ने जो टॉपिक्स थे ना, जैसे मान के जो एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, या प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, या वेट्स एंड मेजर्स हो गया, ये चारों के चारों टॉपिक पहले किस में थे? स्टेट लिस्ट में थे। इनको कहाँ पर शिफ्ट कर दिया? कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है, याद रखना है कौन से 4 सब्जेक्ट हैं और किस में बदल दिए। ये 4 सब्जेक्ट किस में बदल दिए? कॉन्करेंट लिस्ट में बदल दिए, याद रखना।
उसके बाद देखो जो 44th अमेंडमेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या याद करना है, देखो जो नेशनल इमरजेंसी है ना, पहले उसको लगाने का एक ग्राउंड होता था, कौन सा, इंटरनल डिस्टर्बेंस। जो ये ग्राउंड था ना इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसको चेंज करके इसका नाम रख दिया आर्म्ड रिबेलियन। याद रखना है, आपको कह देंगे नेशनल इमरजेंसी जो इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पर लग सकती है, नहीं, इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पर नहीं लगती, तो किसके ऊपर लगती है, आर्म्ड रिबेलियन में, आर्म्ड रिबेलियन के ग्राउंड के ऊपर लगती है। तो कह देंगे ये नेम कब चेंज किया गया, ये 44th अमेंडमेंट से चेंज किया गया था। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, वो कहेंगे जो राइट टू प्रॉपर्टी है, पहली बात तो ये भी फंडामेंटल राइट है, नहीं, फंडामेंटल राइट नहीं है। तो उसके बाद कहेंगे जो फंडामेंटल राइट से इसे डिलीट किसने किया था, जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, ये पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, इसको डिलीट कर दिया किसने, 44th अमेंडमेंट ने। वहां से डिलीट कर इसे कहां शिफ्ट कर दिया, इसको आर्टिकल 300A के ऊपर शिफ्ट कर दिया। याद रखना। अब आपको क्वेश्चन आएगा राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, तो क्या है फिर, ये कि लीगल राइट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। उसके बाद देखो जो नेशनल इमरजेंसी लग जाती ना, उस टाइम के ऊपर काफ़ी आर्टिकल्स होते हैं जो फंडामेंटल राइट्स के, वो सस्पेंड हो जाते हैं, मगर 2 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कभी सस्पेंड ही नहीं होते। कौन से, आर्टिकल 20 एंड 21। ये कौन सी अमेंडमेंट ने कहा था, 44th अमेंडमेंट ने कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। उसके बाद देखो जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी, उसने कौन सा शेड्यूल ऐड किया था, 9th शेड्यूल ऐड किया था, याद रखना। उसके बाद जो 7th अमेंडमेंट है ना 1956 में हुई थी, इसने क्या किया था, पहले जो ना इस टाइम यानी कि 1956 के टाइम के ऊपर जो हमारी स्टेट्स थी ना, उनकी क्लासिफिकेशन थी, स्टेट्स की क्लासिफिकेशन ABCD के अकॉर्डिंग थी। इस क्लासिफिकेशन को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, किस अमेंडमेंट ने, 7th अमेंडमेंट से। 7th अमेंडमेंट ने ख़त्म कर दिया, और इसे क्या कहा जाता है, रीऑर्गेनाइज कर दिया ना, यानी कि इसे रीऑर्गेनाइज्ड अमेंडमेंट भी कहा जाता है, किसे, 7th अमेंडमेंट को, याद रखना। उसके बाद 12th अमेंडमेंट आ रही है। जो 12th अमेंडमेंट है, इसने क्या कर दिया था, गोवा दमन दीव थे ना जो पुर्तगीज के पास थे, वो इंडिया में शामिल कर लेते। कौन सी अमेंडमेंट ने, 12th अमेंडमेंट ने। उसके बाद 14th अमेंडमेंट पूछेंगे। जो 14th अमेंडमेंट है, इसने क्या कर दिया था, पुडुचेरी है ना जो पहले फ्रेंच के पास होता, वो इंडिया में शामिल कर लिया गया था। उसके बाद 36th अमेंडमेंट, इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन बना है, याद रखना है। जो 36th अमेंडमेंट है ना, जो सिक्किम था ना, इसको फुल फ्लैश स्टेट बना दिया गया था इंडिया की। कौन सी अमेंडमेंट ने, 36 ने। उसके बाद देखो जो 92nd अमेंडमेंट हुई थी ना, इसने ना 4 लैंग्वेज है, कौन कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथली, इनको ना 8th शेड्यूल में शामिल कर लिया। पहली बात तो आपको क्वेश्चन आएगा 8th शेड्यूल क्या है, जो 8th शेड्यूल है जो लैंग्वेज की बात करता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आएगा जो हमारा 8th शेड्यूल है उसमें कितनी लैंग्वेज मेंशन है, उसमें 22 लैंग्वेज मेंशन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आएगा जो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली लैंग्वेज ऐड की गई, कब की गई थी, ये 92nd अमेंडमेंट 2003 में ऐड की गई थी। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा, कहेंगे 97th अमेंडमेंट 2011 ने क्या किया था, इसने ना आर्टिकल 43 भी ऐड किया था, जो किसकी बात करता है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है। आपको पार्ट भी पूछ लेंगे, कहेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट कौन सा है, पार्ट 9B है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, याद रखना। उसके बाद देखो जो 102nd अमेंडमेंट आ रही है, ये किसकी बात करती है, जो 102nd अमेंडमेंट आ रही है, ये नेशनल कमीशन फॉर OBC की बात करती है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो अभी 104th अमेंडमेंट हुई थी, इसने क्या किया है, इसने जो एंग्लो इंडियन होते थे ना, जो हमारे लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन होते थे, उसको रिमूव कर दिया, यानी कि अब लोकसभा में कोई एंग्लो इंडियन नहीं होगा। किस अमेंडमेंट ने, 104th ने, ठीक है। इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देना। मेरी इंस्टाग्राम ID दे दी और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।